ये तो युग परिवर्तन का संग्राम है साहब, युग परिवर्तन का है। अन्यथा यही वो जगह है जहां पर वो 60,000 वोटों से जीते हैं, यही वो जगह है जहां पर वो अनेक बार चुनाव लड़े हैं। इतनी धमकी भरे पत्र वगैरह मिले हैं, उससे अब थोड़ा ये लगता है कि क्या स्थिति है, परंतु ये तो कब्रधाह है, ये तो घर है अपना, ये तो गांव हमारे अपने हैं। सूबे के एक ऐसे नेता जब वो जिले पंचायत के सदस्य थे तो किसानों के लिए 7 दिनों तक कलेक्ट्रेट के सामने रात और दिन बैठकर उनके आंदोलन का हिस्सा बनते हैं और नेतृत्व करते हैं। एक ऐसे नेता जब वो मंचों पर जाते हैं तो कुर्सियां हटाकर लोगों के बीच बैठकर उनके साथ होने का भाव देते हैं। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री भी हैं, हमारे साथ हैं। सर, आपका छत्तीसगढ़ तक में स्वागत है। बहुत बहुत आभार भाई सर, बहुत बहुत आभार। वो विजय शर्मा जो कवर्धा से निकलकर कभी बस में बैठकर आज़ाद हॉस्टल के लिए जाया करता था, अब वो छत्तीसगढ़ का डिप्टी सीएम है। तो ये लंबा दौर रहा आपका संघर्षों का, और आपकी राजनीति को मैं देख रहा हूँ शुरुआत से, तो बड़ा संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं सर। मुझे एक ही रास्ता मालूम है, मैं एक ही रास्ते पर चलना जानता हूँ और वही अपने साथियों को, छोटे भाइयों को बताता हूँ। सिर्फ मेहनत, कठोर परिश्रम, पसीना बहाकर, धैर्य रखकर, ईमानदारी से काम करें, यही मंजिल दिला सकती है आपको। दूसरा कोई रास्ता मुझे समझ नहीं आता। अभी लोकसभा चुनाव हैं, एक लगातार दौरे कर रहे हैं, कई गांवों में मैंने आपको देखा है, चिलचिलाती धूप है, फिर भी लोगों के बीच जाकर बैठते हैं, उनसे संबोधित कर रहे हैं। तो इतनी मेहनत क्यों करते हैं सर? नहीं, कमल के निशान पर मतदान हो, इसलिए हाथ जोड़कर एक एक मतदाता के सामने खड़े होकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए हुए अद्भुत पराक्रमी कार्यों का ब्यौरा दे करके उनसे कमल के निशान पर वोट मांगने की अपील करने जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि देश के लिए ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, ये युग परिवर्तन का समय है, और इस समय यदि मैं सहभागी बन पा रहा हूँ इस विषय पर तो मैं सौभाग्यशाली हूँ। आने वाले समय में अगर जिस तरह से 400 पार की संख्या के साथ मोदी जी की सरकार आती है, पूरा देश बदल जाएगा, पूरा देश का परिदृश्य बदल जाएगा। आपका विधानसभा आपने नाम दिया था मुक्ति संग्राम, तो ये चुनाव क्या है? ये तो युग परिवर्तन का संग्राम है साहब, युग परिवर्तन का है। एक बड़ा आरोप आपके ऊपर लगाते हैं जो राजनीति के जानकार हैं कि आपने एक कद्दावर नेता, प्रदेश के जो पूर्व मंत्री रहे हैं, उनकी राजनीतिक हत्या कर दी, क्योंकि आप चुनाव जीते, उनके खिलाफ चुनाव लड़े, आज वो कहीं पर मंचों में भी दिखाई नहीं देते। नहीं, उन्होंने, मुझे लगता है कि उन्होंने स्वयं अपनी राजनीति खत्म की है, और जो कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति थी उसी का आधार उन्होंने लिया। उनके मन में वो उनकी कार्यशैली में कुछ ऐसी स्थिति आ गई थी जिसके कारण आबो हवा कवर्धा की बिगड़ गई, और इसको एहसास कर लिया कवर्धा की जनता ने, इसलिए ये उनके साथ हुआ है। अन्यथा यही वो जगह है जहां पर वो 60,000 वोटों से जीते हैं, यही वो जगह है जहां पर वो अनेक बार चुनाव लड़े हैं, आसपास के क्षेत्रों में लड़े हैं। न नयापन है, कुछ न कुछ है, लेकिन इस बार बहुत स्पष्टता के साथ जनता ने अपना निर्णय सुनाया है, और वो उनकी कार्यशैली की गलती है। आपके समर्थक ये भी बोलते हैं कि एक गृह मंत्री देश में है जिन्होंने आतंकवाद को अब लगभग खत्म कर दिया है देश से, वैसा ही एक गृह मंत्री छत्तीसगढ़ में है जो अब नक्सलवाद को खत्म करने के लिए आगे हो रहा है। सर, आपके आने से क्या इतने ज़्यादा परिवर्तन क्यों आ रहा है? इतनी ज़्यादा नक्सलियों के खिलाफ मूवमेंट बढ़ गए हैं, क्या ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी रही है पूर्व सरकारों में? निस्संदेह राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी रही है। पूर्ववर्ती सरकार ने 247 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें नहीं बनवाई, 90-100 पुल पुलिया ऐसे थे जो आवश्यक थे, वो नहीं बनवाए, ना उसके लिए कभी ध्यान दिया, ना ही नक्सलियों से वार्ता करने के लिए ध्यान हुआ, ना ही ऑपरेशंस पर ध्यान हुआ। उल्टा ये बात फैला कर रखा गया कि अगर नक्सल ऑपरेशन में कोई मारा जाता है तो वो कौन है, इसको प्रमाणित करने की जिम्मेवारी उनकी होगी। मतलब ये तो होता ही है, लेकिन इस तरह से बोल करके दबाव डाल लेना, लोगों को रोक लेना, ये सारी परिस्थितियां उस समय थीं। और मैं आपको बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि जैसे देश में 2014 से पहले आतंकवादी हमले शहर शहर हुआ करते थे, अभी कोई आतंकवादी हमला नहीं होता है, ना कोई अमला बदला है, ना अधिकारी ना कर्मचारी बदले, सब कोई वही है, परंतु सरकार की इच्छा शक्ति बदल गई है, सरकार बदली है और इच्छा शक्ति बदली है। वो स्थिति छत्तीसगढ़ में है, विष्णुदेव जी की सरकार बनी है, और बड़ी ही प्रामाणिकता के साथ और बड़े ही कठोरता के साथ ये सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि बस्तर के गांव गांव तक विकास की गंगा पहुंचनी चाहिए।
नक्सलियों की खात्मे की बात हो रही है, एक बड़ा अचीवमेंट हुआ है अभी हाल ही के दिनों में। कहा जा रहा है कि देश में सबसे बड़ा वो नक्सलियों के ऊपर हमला था जो हमारे सुरक्षा बलों ने किया है। पूरे लोग गर्व कर रहे हैं। आप हमेशा उनके खिलाफ में बोलते रहे हैं और हालांकि आपने ये भी बोला है कि वो आए बात करें, बातचीत का रास्ता भी एक तरफ खुला है और बातचीत से बात नहीं बनेगी तो बंदूक भी है, ये भी कहा है। सर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चुनावी सभाओं में जा रहे हैं, लोगों के बीच आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, मिल जाते हैं, डर नहीं लगता आपको? जितनी धमकी भरे पत्र वगैरह मिले हैं उससे अब थोड़ा ये लगता है कि क्या स्थिति है, परंतु ये तो कवर्धा है, ये तो घर है अपना, ये तो गांव हमारे अपने हैं, ये तो सब अपने लोग हैं, यहाँ का है डर। अभी तो चुनाव, लगातार चुनाव हुए हैं, अभी 3-4 महीने हुए हैं सर। विजय शर्मा का लक्ष्य और क्या है, क्या रोड मैप है छत्तीसगढ़ के लिए आपका? राजनीति मेरे दृष्टि में स्पष्टतः माँ शक्ति की आराधना है। आप परिश्रम करके, आराधना करके शक्ति प्राप्त करते हैं और उसमें बड़ा परिवर्तन समाज में खड़ा कर दें, यही तो लक्ष्य हो सकता है और यही लक्ष्य है भी। और इसलिए मैं बहुत स्पष्टता के साथ इस बात को मानता हूँ कि अगर काम करने का अवसर मिला है तो समाज के लिए कुछ काम किया जा सके, समाज ने जो दिया मुझे उससे कुछ ऋण हुआ जा सके। हर बीजेपी का हर एक नेता नरेंद्र मोदी का फैन है। सर ऐसा कोई किस्सा जब आप नरेंद्र मोदी से पहली बार जब आपसे मुलाकात हुई हो, या ऐसा कोई आपके स्मरण में आ रहा, आपके चेहरे में स्माइल आ गई है एक प्रश्न से? नहीं, ये प्रश्न और भी हुआ था एक्चुअली। अब यूँ तो माननीय नरेंद्र मोदी जी से भेंट करने के अनेक अवसर मिले, परंतु इस दायित्व के बाद पहली बार हम लोग गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, माननीय अरुण साहु जी भी थे, उप मुख्यमंत्री महोदय, और मैं भी था। हम 3 लोग थे। जब उनके निवास में जा रहे थे तो मेरे मन में आ रहा था कि वो कुछ बोलेंगे तो मैं लिख लूँगा। फिर मैंने कहा कि अब कलम कागज़ में क्यों लिखूँगा, मोबाइल पर टाइप कर लूँगा, और जाते जाते मोबाइल जमा कर लिया गया। फिर जब बात हो रही थी तो वो कुछ बता रहे थे, मैं उसको स्मरण कर रहा था बार बार, ये सब ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। और मन ही मन ये सोच रहा था कि मैं मोबाइल जमा हो गया, नहीं तो टाइप कर लेता। इतने में उन्होंने ये कहा कि इतनी सारी बातें मैं कह रहा हूँ लेकिन आप लोग सब भूल जाएंगे, एक डायरी जेब में होनी चाहिए जिसमें लिखा जा सके। ऐसा उन्होंने कहा। मैं सफाई भी नहीं दे पाया कि ऐसा मैं सोचता रहा, लेकिन मैं लेकर नहीं आ पाया क्योंकि मोबाइल जमा हो गया और मैं ये सोच रहा था कि मोबाइल पर ही टाइप कर लूँगा। वो नहीं कर पाए आप? वो नहीं कर पाए। बड़ा ये मसला ऐसा था। एक और मैं सवाल आपसे, क्योंकि मैंने जैसा शुरुआत किया कि मैंने आपके संघर्ष को, दौर को भी देखा है, क्योंकि आप कवर्धा के हैं और कवर्धा में रिपोर्टिंग के दौरान भी मैंने आपको देखा है। लेकिन चुनाव के ठीक पहले काफ़ी संघर्ष रहा। चाहे हम बात करें, जैसा हमें मिला कि आपके पारिवारिक में एक हॉस्पिटल वाला भी मामला आया, आपकी धर्मपत्नी को भी उसी दौर में आपको लोगों के बीच जाना था, उस दौर से जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी आपको उनकी, लेकिन आप दोनों को कैसे सामंजस्य बिठा के, क्योंकि लोग वहीं पर हार जाते हैं जब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो लोगों को लगता है कि अब मुझे अचीव नहीं होगा, लेकिन आपने एक अच्छा पद भी अचीव किया, आपने सबके बीच सामंजस्य बिठाया। तो ये सामंजस्य कैसे कर पाते हैं सर इतना? ठीक 1 साल पहले, इसी मार्च और अप्रैल में 1 साल पहले जो स्थिति थी कि अनेक प्रकरणों में जमानत था, उन जमानतों को रद्द करने के लिए सरकार भिड़ी थी। मेरे ऊपर पंचायत राज के जिला पंचायत सदस्य में धारा 36, धारा 40 और इलेक्शन पिटिशन, ये सब कुछ लगा हुआ था। धारा 40 में बर्खास्त हो जाना, यानी कि 5-6 सालों के लिए बर्खास्तगी होती थी, उसका कहीं भी उपयोग किया जा सकता था। ये सब कुछ स्थितियां बनी हुई थी। उन सब से भी लड़ना था, इन चुनावों में लड़ना था, संगठन के काम करने थे, जनता के सामने जाना था, और घर में भी परिस्थितियां वैसी नहीं थी बिल्कुल। इन सब को देखता हूँ, मैं याद करता हूँ कि ठीक 1 साल पहले नमन, एक और लड़का है, मैं उसके पीछे गाड़ी में बैठ करके पूरी रायपुर में धूप में घर खोजा करते थे, 2 कमरे का कोई घर मिले जिसमें रहा जा सके अभी कुछ दिनों के लिए मिसेस को लेकर के। तो ये सारी स्थितियां थी, परंतु मैं ये सोचता हूँ कि जो भी आपके सामने आए उसको आपको स्वीकार करके और काम करना है। सभी दी हुई ईश्वरीय स्थितियाँ हैं, ये मानना है, और नैतिका पूरी नियंता बनने की भावना को छोड़कर काम करना है। अगर आप ऐसा करेंगे, मैं सोचता हूँ कि सारा सामंजस्य स्वयं ही हो जाता है। आपके डिप्टी सीएम बनने के बाद आपकी माता जी से जब मैंने एक इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा था कि मुझे गर्व होता है जब मेरा बेटा दूसरों के लिए कुछ काम करता है। जेल जाने के सवाल पर मैंने उनसे पूछा था कि एक माता के तौर पर आपको कभी डर नहीं लगा कि आपका बेटा जेल गया था? तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मुझे गर्व होता है जब बेटा लोगों के लिए काम करता है, और मेरा बेटा सबका बेटा जब हो जाता है। माता जी की बड़ी प्रेरणा रही है सारे कामों में,
और उनका भाव भी बहुत बड़ा है। मैं तो बार बार चरणों में प्रणाम ही करता हूँ, उनके बारे में क्या कहूँ। अब चुनाव, एक अंतिम मैं सवाल पूछता हूँ, चुनाव का सवाल है, चुनावी वर्ष है, चुनाव के दौरे कर रहे हैं, क्या स्थिति है सर चुनाव में? 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जीतेंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। राजनांदगांव लोकसभा में भी प्रचंड मतों से संतोष पांडे जी जीतेंगे और देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये हैं डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के, और लगातार दौरे कर रहे हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार भी मोदी की गारंटी चलेगी और मोदी का मैजिक छत्तीसगढ़ में ही, न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में उनकी सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ तक के लिए कवर्धा से वेदांत शर्मा।